मैं नरेंद्र सिंह शेखावत, सहायक आचार्य, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। विद्यार्थियों, कल के सेडिमेंट्री के लेक्चर में हमने सेडिमेंटोलॉजी के बारे में कुछ चर्चा की थी। सेडिमेंट का निर्माण कैसे होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होती है, सेडिमेंटोलॉजी शाखा का निर्माण किसने किया। आज इसी विषय पर हम विद्यार्थियों आगे की चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण कैसे होता है यह आप इस चित्र से देख सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेडिमेंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स बाय मोड ऑफ रिवर वाटर। नदी के जल के द्वारा जो पर्वतों से मिट्टी लेके आई जाती है, उसका जो अवसादन होता है वह महाद्वीपीय तल पर अथवा इसके साथ ही वह महासागरीय तल पर भी इन अवसादों का जमा हो जाता है, जिस कारण से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। फ्लूवियल डिपॉजिट यहाँ लिखे हुए हैं। फ्लूवियल मतलब वे अवसाद जो कि नदी के द्वारा बने हैं, यानी कि नदी के द्वारा जो अवसाद लेके आए जाते हैं उनके जमने से जो डिपॉजिट बनते हैं उन्हें हम फ्लूवियल डिपॉजिट्स कहते हैं। दूसरी ओर समुद्र में से जो निक्षेपित होकर के समुद्र तल पर डिपॉजिट एकत्रित हो जाते हैं उन्हें हम मराइन डिपॉजिट कहते हैं। तो इस प्रकार परत दर परत, जो कि हमने कल पढ़ा था कि परतों के रूप में अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है, जिसका अध्ययन स्ट्रेटिग्राफी के अंदर हम करते हैं। विद्यार्थियों, ये रॉक साइकिल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैग्मा है सबसे नीचे, मैग्मा चैम्बर है जो कि मेंटल को बताता है। साथ ही मेंटल में अधिक दबाव के कारण जो हॉटस्पॉट के थ्रू मैग्मा बाहर की ओर इंट्रूड करता है, उन्हें इग्नियस रॉक इंट्रूजन्स कहते हैं। यह मैग्मा पृथ्वी सतह पर ज्वालामुखी के माध्यम से बाहर निकलता है और आग्नेय चट्टानों या इग्नियस चट्टानों का निर्माण करता है। आग्नेय चट्टानों के उदाहरण आपको पता ही होंगे, जैसे कि ग्रेनाइट है और रायलाइट है, एंडेसाइट है, डेसाइट्स है। ये सभी आग्नेय चट्टान हैं जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से यहाँ ये कहा गया है कि आग्नेय चट्टानों का जो निर्माण है वह मैग्मा के द्वारा होता है। उसके पश्चात जो ये ज्वालामुखीय पर्वत बने हैं उन पर जो वायुमंडलीय जो एजेंसीज़ हैं उनके क्रियाकलापों के द्वारा वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन के द्वारा अवसादों का निर्माण होता है। जैसा आप देख सकते हैं कि इग्नियस रॉक के अवसादन से या जैसे वेदरिंग होती है, उसके पश्चात जो अवसाद बनते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्ट होकर के वे आगे डिपॉजिट हो जाते हैं, या तो वह महाद्वीप पर डिपॉजिट होते हैं या फिर वह किसी महासागरीय तल पर जा कर के डिपॉजिट हो जाते हैं। वहाँ हमने कल पढ़ा था कि
अवसाद अनेक प्रक्रियाओं से गुजरते हैं। उन प्रक्रियाओं के थ्रू एक के ऊपर एक परत दर परत अवसादों के जमने के कारण अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम डायजेनेसिस कहते हैं और लिथिफिकेशन ही उसका एक भाग है। तो डिपोजिशन के पश्चात उसका लिथिफिकेशन हो जाता है। लिथी मतलब स्टोन, फिकेशन मतलब जो सेडिमेंट है उनका स्टोन में परिवर्तित होना ही लिथिफिकेशन कहलाता है। लिथिफिकेशन के पश्चात जो अवसादों की लिथिफिकेशन होता है उसके पश्चात अवसाद जो है वह सेडिमेंट्री रॉक्स में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसा आप साइकिल में देख रहे हैं। कुछ जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं उनका अपलिफ्टमेंट हो जाता है प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण, और उनका वायुमंडलीय एक्सपोजर होने लगता है। जब एक्सपोजर हो जाएगा तो एनवायरमेंटल एजेंसीज जो है उनके द्वारा जो उनके जो फोर्सेस हैं उनके द्वारा उनकी वेदरिंग होगी, इरोजन होगा। तो इस प्रकार अवसादी तथा आग्नेय दोनों ही प्रकार की चट्टानों से सेडिमेंट बनते हैं। साथ ही मेटामॉर्फिक तीनों प्रकार की चट्टानों से जो सेडिमेंट्स बनते हैं। उसके पश्चात सेडिमेंट्री रॉक्स नीचे की ओर जब हम गहराई पर जाते हैं तो ताप और दाब की परिस्थितियाँ बढ़ती जाती हैं और अवसादी चट्टानें जो हैं वे कायांतर चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे कि सैंडस्टोन होगा तो उसका परिवर्तन क्वार्ट्जाइट में हो जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट है तो उसका परिवर्तन हमारे इसमें लाइमस्टोन में हो जाता है। उन्हें हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक्स का भी आगे वो भी सेडिमेंट का निर्माण तो करती हैं। इनफैक्ट तीनों प्रकार की चट्टानें जो हैं वह सेडिमेंट का निर्माण करती हैं। उसके पश्चात मेटामॉर्फिक चट्टानें होती हैं, और अगर नीचे हम जाते हैं तो धीरे धीरे टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने लगता है और चट्टानों की मेल्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और वे मेल्ट होकर के मैग्मा में परिवर्तित हो जाती हैं। ये जो स्थान होते हैं वे प्लेट कन्वर्जेंस के स्थान होते हैं, जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं, एक दूसरे की ओर टकराती हैं, तो जो अधिक सघन प्लेट होती है वे नीचे की ओर जाने लगती है। और एक स्थान होता है जब पृथ्वी की गहराई में बहुत अधिक गहराई में वह चली जाती है तो उस स्थान पर जाकर के उसकी मेल्टिंग शुरू हो जाती है। उस स्थान को हम बेनियोफ जोन कहते हैं, क्योंकि इसकी जो खोज थी वह बेनियोफ नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, तो इस प्रकार मैग्मा से इग्नियस रॉक का निर्माण हुआ। इग्नियस रॉक की वेदरिंग हुई, वेदरिंग से सेडिमेंट्री रॉक बनी, सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बनी, मेटामॉर्फिक रॉक की मेल्टिंग से पुनः जो है वह मेंटल में चली गई और इग्नियस रॉक का मैग्मा का निर्माण हो गया, और मैग्मा से आगे फर्दर वापस आग्नेय चट्टानों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार ये एक संपूर्ण रॉक साइकिल थी। मैग्मा के इधर आप देख सकते हैं, मैग्मा के कूलिंग तथा क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा इग्नियस चट्टानों का निर्माण होता है, और इग्नियस चट्टानों के भी फिर आगे मेटामॉर्फिक रॉक में परिवर्तित होने की संभावना रहती है। सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी चट्टानें ये आर द सेकेंडरी रॉक्स विच आर formed from the loose fragments or detrital or clastic sediments produced by weathering of older rocks। यानी कि सेडिमेंट्री अवसादी चट्टानें हैं वे द्वितीयक चट्टानें होती हैं जिनका निर्माण लूज फ्रैगमेंट्स, जो ढीले तत्व होते हैं, जो ढीले सेडिमेंट्स होते हैं या जो क्लास्टिक सेडिमेंट्स होते हैं, उनके कंसोलिडेशन द्वारा होता है, और उनका जो निर्माण है वह पूर्ववर्ती चट्टानों की वेदरिंग अवशय अपर्दन के द्वारा
होता है। आगे हम देखते हैं तो लगभग 90% ऑफ अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक। भूपर्पटी का लगभग 90% जो भाग है वह आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। 75% ऑफ लैंड सरफेस ऑन द अर्थ इज कवर्ड बाय थिन वेनियर ऑफ सेडिमेंट और सेडिमेंटेड रॉक्स। पृथ्वी की जो सतह है उसका 75% जो भाग है वह अवसादी चट्टानों के द्वारा आवृत है। These sediments are transported and deposited by river water। यह अवसाद नदी जल या फिर वायु अथवा हिमनदीय बर्फ के गति के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं तथा डिपॉजिट हो जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इधर इन सस्पेंशन और इन सॉल्यूशन। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है या तो सस्पेंशन के रूप में होगा या फिर वह सॉल्यूशन के रूप में होता है। सस्पेंशन का मतलब ये होता है कि ये जो भी कैल्शियम कार्बोनेट है या फिर सिलिका है वह सभी पानी की सतह पर क्या है कि तैरते रहते हैं, ना कि डूबते हैं। जब तैरते रहते हैं तो इस प्रकार के ये जो सेडिमेंट होते हैं उन्हें हम सस्पेंशन कहते हैं। और सॉल्यूशन में होता है कि यदि पानी के अंदर ही ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है घुल जाता है तो उसे हम सेडिमेंट इन सॉल्यूशन कहते हैं। When settled down on the beds of ocean, river and lakes undergo compaction cementation for million of years to form sedimentary rock। जब इन अवसादों का जो सेटल डाउन है वह बेड्स के रूप में होता है और ये बेड्स जो हैं वह महासागर, नदियों अथवा झीलों के तलों पर जाकर के एकत्रित हो जाते हैं और वहाँ पर कॉम्पैक्शन तथा सीमेंटेशन की प्रक्रिया के द्वारा लाखों वर्षों में अवसादी चट्टानों में परिवर्तित होते हैं। तो अवसादी चट्टानों के निर्माण जो है वह लाखों वर्षों में होता है। अवसादी इम्पोर्टेंस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट, यानी कि वर्तमान ही भूतकाल की कुंजी है। क्या मतलब है इसका? यानी कि आज हम जो भी अवशेष देखते हैं वे प्राचीन काल में पाए जाते थे। यानी कि यदि हम आज कोई टेली चैनल देख रहे हैं तो प्राचीन काल में उस स्थान पर नदी अवश्य बहती थी। प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट का मतलब यह है कि जो लैंडफॉर्म्स आज हमें दिखाई दे रहे हैं वे प्राचीन काल में उपस्थित थे। ऑल द प्रोसेस ऑपरेटेड थ्रू आउट द जियोलॉजिकल प्रोसेस बट नॉट विद द सेम इंटेंसिटी एज नाउ। यानी कि जियोलॉजिकल प्रोसेस जो थे वे पूर्व में भी चल रहे थे लेकिन उनकी तीव्रता जो है वह आज की तुलना में कम थी। इसका अर्थ यह है, यदि ये देखिए कि जैसे कोई हिमनद होता है, ग्लेशियर होता है, तो उसके द्वारा अनेक लैंडफॉर्म्स बनते हैं। जैसे कि हैंगिंग वॉली होती है, सर्क होता है, बर्गस्ट्रैंड होते हैं आदि बनते हैं। तो इनका निर्माण जो है वह प्राचीन काल में हुआ। आज हमें ये दिखाई दे रहे हैं। तो आज जो है अगर हैंगिंग वैली हमें दिखाई दे रही है तो वह की है की टू द पास्ट, वह भूतकाल की कुंजी है। अर्थात यह बताती है कि यहाँ पर प्राचीन समय में कोई हिमनद था। इसी प्रकार हम जो नदी हैं या विंड हैं इनके द्वारा बने हुए लैंडफॉर्म जो भी आज हमें दिखाई देते हैं उनके द्वारा भी हम पूर्व में कौन सी एनवायरमेंटल एजेंसी यहाँ पर कार्य कर रही थी उसका हम पता लगा सकते हैं। इसमें लिखा है कि हेल्प्स इन नोविंग डिपोजिशनल एनवायरनमेंट। इसका निर्माण डिपोजिशनल एनवायरनमेंट को जानने में यह सहायक है। जैसे कि मराइन एनवायरनमेंट, ओशन डिपॉजिट अगर हम मिलते हैं तो इसका मतलब क्या है कि एनवायरनमेंट क्या था, डिपोजिशन एनवायरनमेंट मराइन था।
जैसे कि हमें लाइमस्टोन मिलता है, तो लाइमस्टोन कौन से एनवायरनमेंट में डिपॉजिट होता है? निश्चित रूप से लाइमस्टोन जो होता है वह मैराइन एनवायरनमेंट में डिपॉजिट होता है, यानी कि जो ओशन डिपॉजिट है वह की टू द पास्ट। इसी प्रकार फ्लूवियल डिपॉजिट हमें मिलते हैं, तो फ्लूवियल का मतलब ये होता है नदी के द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स, ठीक है। तो जैसे अगर फ्लूवियल सेडिमेंट मिलता है तो इसका मतलब है कि प्राचीन काल में नदी बहती थी। एओलियन मतलब होता है विंड बॉर्न डिपॉजिट, जिन डिपॉजिट का निर्माण विंड के द्वारा होता है उन्हें हम एयर बॉर्न डिपॉजिट कहते हैं। ग्लेशियल, एस्टुरियन, लैकोस्टाइन, लेक डिपॉजिट है। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि डिपॉजिट के आधार पर हम बता सकते हैं कि प्राचीन काल में कौन सी एनवायरमेंटल एजेंसी काम कर रही थी। It also helps in knowing the provenance, that is the source area of the sediment. ये वर्ड आप याद कर लें, प्रोविनांस उसे कहते हैं सोर्स और एरिया ऑफ द सेडिमेंट, यानी कि जो सेडिमेंट है जो आज हमें डिपॉजिट मिल रहे हैं उनका जो स्रोत क्या था, स्रोत वह कहाँ से हमें प्राप्त हुए, सोर्स एरिया क्या था। तो जैसे यदि हमको किसी अवसाद में हमको कॉन्ग्लोमेरेट मिलता है तो इसका मतलब यह है कि कॉन्ग्लोमेरेट जो होता है, अब अगर आप देखेंगे फर्स्ट ईयर में आपने देखा था कि वो गोल बिल्कुल राउंडेड होता है। तो इसका मतलब होता है कि वह जो भी डिपॉजिट है काफ़ी दूर से आया है, लुढ़क लुढ़क के आया है, तभी वह पूरी तरह गोल हो गया, तभी पूरी तरह गोल हुआ। अन्यथा यदि वह कम दूरी से आता तो वह उसमें एजेस दिखाई देते, फैसेट्स दिखाई देते। तो इस प्रकार कॉन्ग्लोमेरेट का मिलना हमें बताता है कि प्रोवेनांस बहुत ही दूर था, ठीक है। उसी प्रकार एक और रॉक होती है ब्रेक्शिया, जिसे आप आगे पढ़ेंगे। ब्रेक्शिया में क्या होता है कि जो कॉन्स्टेंट्स जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें एजेस पाए जाते हैं, जो पूरे राउंडेड नहीं होते, एजेस फेसेस पाए जाते हैं। इसका मतलब ये रहता है कि प्रोवेनांस जो है ज़्यादा दूर नहीं है, वह पास की किसी चट्टान से वेदर होकर के यहाँ पर एकत्रित हो गया, डिपॉजिट हो गया। चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन, वह क्लाइमेटिक कंडीशन में परिवर्तन को बताता है। दैट इज़ इन नोविंग एंड अंडरस्टैंडिंग ओल्ड क्लाइमेट, तो प्राचीन काल के वातावरण को अंडरस्टैंड करने में भी मदद करता है, जिसे हम पैलियो क्लाइमेट भी कहते हैं। विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम आगे कल जारी रखेंगे। धन्यवाद।